समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन द्वारा वीर राणा सांगा अर्थात महाराणा संग्राम सिंह के अपमान का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। इसे मुद्दे पर संसद तक में संग्राम छिद गया है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने इस अपमान पर पलटवार करते हुए संसद में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए कहा, मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे, मुगलिया सोच की औलादों। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। सर, यहां पर एक बात कही गई, कब्र से खोदने की बातें की गई, कहा कि कब्रें क्यों खोदते हो, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो। मैं भी ये कहना चाहता हूं, दुनिया कहां की कहां पहुंच गई। ये लोग अभी भी 17वीं शताब्दी में मुगलियाई सोच के साथ ही चल रहे हैं। इनके आइडियल तो राणा सांगा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप होने चाहिए थे, लेकिन बाबा और औरंगजेब को याद करने में ये लोग लगे हैं। मैं तो इसमें एक बात कहूंगा, जो दरिंदा खा गया अपना पूरा परिवार, फक्र से आज शरियाए दीवानों को मोहब्बत है उसकी कब्र से। और जिसने जाजिया टैक्स लगाने का काम किया था, आज उसको ये लोग याद करते हैं। जिसने धर्म के नाम पर हिंदुओं पर टैक्स लगाने का काम किया था, आज उसकी कब्र को याद करने का काम ये करते हैं। अगर आप राणा सांगा की बात कही गई, ये विपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वज, हमारे नायक भारत के गौरव, ये इनको अपमानित करने का बार बार प्रयास करते हैं। उनकी छवि को धूमिल करने की इनकी आदत बन गई है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के लिए स्वाभिमान को कितनी छोड़ दोगे, कितना नीचे गिर जाओगे। मैं कहूंगा, वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं, कभी दिलों में, कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था शूरवीर राणा सांगा में, भर भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे, मुगलिया सोच की औलादों, जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। ये वित्त विधेयक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी है। ये केवल कराधान के बारे में नहीं, ये राष्ट्र निर्माण के बारे में है। ये केवल आर्थिक नीति के बारे में नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में है। ये केवल राजस्व के बारे में नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के समृद्धि और सामाजिक समावेशी विकास के बारे में है। सभापति महोदय जी, आज से अगर 11 वर्ष पहले आप देखेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री पद के शपथ ली, उस समय हमें किस हाल में देश मिला था। हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, अनिश्चितता का दौर था और वहां से फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत को गिना जाता था। अनिश्चितता के दौर से अभूतपूर्व विकास के दौर तक लाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गाइडेड द नेशन फ्रॉम अनसर्टेनिटी टू अनप्रेसिडेंटेड टाइम। और ये इसलिए हुआ है अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, क्योंकि ईमानदारी से सरकार चलाई, विश्वास के साथ सरकार चलाई और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो काम करती है, ये एक ऐसी सरकार है जो वायदे पूरे करती है, एक ऐसी सरकार है जो बदलाव लाती है। और जब मैं बदलाव की बात करता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं, तो हमारी सरकार ने बहुत सारी रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये केवल नारा नहीं है, रिफॉर्म्स के माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव लाया, जिसके बारे में आगे मैं उसका उल्लेख करूंगा। आज जब लोकतंत्र के मंदिर में आपने मुझे यहां पर बोलने का अवसर दिया, तो मैं कहूंगा, हम फाइनेंस बिल में केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम 140 करोड़ भारतीयों की भविष्य और उनकी आकांक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि अधिकतर सरकारों का दुनिया भर में या भारत में भी जो पहले की सरकारें रही होंगी,
उनका एक प्रयास रहता है कि कैसे सरकारी खजाना भरा जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बार के बजट में और इस फाइनेंस बिल में वो सारे कदम उठाए हैं कि सरकार के खजाने से ज़्यादा लोगों की बचत बढ़ाने में विश्वास रखा, लोगों की जेब में पैसा जाए इसमें प्रयास किया है। और इसलिए कि जन जन के जब बचत होगी तो भारत का जन जन भारत को राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाएगा और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करके दिखाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की जो आज स्थिति है, कुछ विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि दुनिया भर में ये हालत वो हालत है। मैं इतना ही कहूंगा अपने विपक्ष के सदस्यों को, आज पूरी दुनिया एक उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भी भारत है और अगले एक दशक तक भारत ही रहने वाला है। और शायद इसीलिए आप लोग एक प्रश्न खड़ा करते थे कि क्या मिडिल क्लास के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्या टैक्स पर कर राहत देनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, ईमानदार करदाताओं के ऊपर एक बार नहीं बार बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विश्वास किया है और इस बार तो 12 लाख पर जीरो टैक्स किया है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। और ये जहां देश के अन्य वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, वहीं पर मध्यम वर्ग को भी और उनके अनथक प्रयासों से राष्ट्र निर्माण में उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। इस बजट, इस फाइनेंस बिल में विकसित भारत का जो संकल्प हम लेकर चले हैं, इसमें युवाओं के लिए अवसर है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, हर भारतीय को सफल होने के लिए मौका दिया गया है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का बल दिया है। फाइनेंस बिल 2025 में भारत सरकार की जो कमिटमेंट है टैक्स सर्टेनिटी की, ये पहला, और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस ऑपरेशन को और सरल करने का प्रयास इसमें किया गया है, और तीसरा मिडिल क्लास को अभूतपूर्व टैक्स राहत देने का काम भी हमने इस बिल के माध्यम से किया। जहां तक मैं रिफॉर्म्स की बात करूं, अगर पिछले 10 वर्षों पर नजर सभापति जी मारी जाए तो अगर उस प्रकाश में कुछ डालना चाहूंगा, पिछले 10 वर्षों में जहां एक और फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, फास्टर रिटर्न्स, ऑलमोस्ट 99% जो रिटर्न्स हैं वो सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से की जाती है। मैं अपने विपक्ष के सदस्यों को बताना चाहता हूं, विवाद से विश्वास स्कीम ये हम लोग लेकर आए और अब जन विश्वास बिल, जहां जन विश्वास बिल 1.0 पहले आया था उसमें 180 प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया था, अब मोदी सरकार जन विश्वास बिल 2.0 लेकर आ रही है जिसमें 100 प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। एक बड़ी राहत हमारे व्यापारी वर्ग को उसमें दी जा रही है। यही नहीं, जो एफडीआई सेक्टर में भी 74% निवेश की बजाय अब एफडीआई 100% हो सकता है, लेकिन हमने एक बात कही है कि जो प्रीमियम आप इकट्ठा करोगे सारा का सारा प्रीमियम आपको भारत में ही लगाना पड़ेगा, तभी 100% आपको उसमें एफडीआई लिमिट मिल पाएगी। एफएसडीसी की मैं बात करूं तो वहां पर भी फाइनेंशियल रेगुलेशन को और सब्सिडी इंस्ट्रक्शन के इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करने का एक मैकेनिज्म खड़ा करने का हमने इसमें प्रावधान किया है। और अन्य जो टैक्स रिफॉर्म्स इसमें कही गई हैं, कस्टम्स एक्ट 1962 में कोई प्रावधान यही नहीं था कि किसी निश्चित काल में आप लोग प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनलाइज कर सकें। एक बड़ा कदम इसमें उठाया गया है जिसमें अब सर्टेनिटी भी होगी, यानी कि निश्चितता भी आएगी और हमारी लागत भी कम होगी, और इससे निश्चित काल के लिए यानी कि 2 साल प्लस 1 साल और एक्सटेंड करके उसके अंदर आपको प्रोविजनल असेसमेंट करनी है। ये प्रयास इसमें किए गए। दूसरा, जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज है, पहले आपको उसमें प्रावधान केवल 1 वर्ष का था, अब गवर्नमेंट ने 2 ऐसी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज को बिना किसी कंडीशन के आपको करने का ये भी प्रावधान दे दिया है। एक और जो बड़ी बात इसमें की गई है, स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग,
इसको भी स्थिरता और देने के लिए इसमें भी ब्लॉक पीरियड 3 साल का किया गया है, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुसार है। इसके लिए भी मैं मोदी सरकार को और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। स्कोप ऑफ हार्बर रूल्स की मैं बात करूं तो इसको भी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार वैसे ही इसको एक्सपेंड किया गया है। इसमें लिटिगेशन को कम करने के लिए और निश्चितता को बढ़ाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन के आधार पर इसको और मजबूत किया गया, इसके स्कोप को एक्सपेंड किया गया है। हमारे इनलैंड वाटर में और ज़्यादा सुधार हो तो उसमें टनेज जो टैक्स स्कीम थी ये सी शिप्स के लिए होती थी, लेकिन अब इसको इंडियन वेसल एक्ट 2021 इसको बदलाव करके हमने इसमें जो हमारे घरेलू यहाँ पे बाजार में उसके लिए भी इसको फ़ायदा मिलेगा इनलैंड वेसल्स को। यही नहीं, जो स्टार्टअप्स, क्योंकि पिछले की सरकारों में स्टार्टअप्स का तो कोई नामो निशान था ही नहीं, लेकिन भारत के युवाओं पर विश्वास करके हमने स्टार्टअप इंडिया जो योजना लाई, सब लोग ये हंसते थे विपक्ष के लोग, आज देश के युवाओं ने 1,60,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स खड़ी कर दी हैं। दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बन गया है और 117 यूनिकॉर्न्स आज भारत में है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है माननीय अध्यक्ष। हमने 5 साल इसकी अवधि को बढ़ा दिया है इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, 2030 तक इसकी समय सीमा को हमने बढ़ा दिया है। यही नहीं अध्यक्ष जी, सभापति जी, हमने जो IFSC गिफ्ट सिटी उसमें भी शिप लीजिंग यूनिट्स के लिए, इंश्योरेंस ऑफिसेज के लिए और ऐसे ट्रेजरी सेंटर जो ग्लोबल कंपनीज के जो वहाँ पर सेटअप हुए हैं उनको भी बेनिफिट देने के लिए 5 साल का प्रावधान और किया है। 2030 तक हमने उसको भी कर दिया है। हम शॉर्ट टर्म निर्णय नहीं ले रहे, लॉन्ग टर्म के निर्णय लिए गए हैं। ये विश्वास मोदी सरकार का है कि दुनिया को अगर निवेश कहीं पर करना है तो वो भारत है, भारत और भारत में ही वो सुविधाएं होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे आऊंगा तो मैं ये कहूंगा, दीज आर नॉट जस्ट फाइनेंशियल पॉलिसीज, these are the policies that change lives. As part of the comprehensive review of customs rate structure announced in the July 2024 budget, सर इसमें जो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 7 टैरिफ रेट्स को हमने खत्म किया है और पिछले जो बजट था 2023-24 का 7 टैरिफ लाइन्स हमने उसमें भी खत्म की थी और अब मात्र 8 रह गई, जिनमें से एक जीरो बजट वाली भी है, जीरो रेट वाली भी है। और यही नहीं, एक बड़ा बदलाव हमने किया कि जो लेवी है वो सेस या सरचार्ज एक पे ही लग पाएगी। इसलिए हमने ये तय किया है कि जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज 82 टैरिफ लाइन पर था अब उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, क्योंकि वो सेस लगता है उस पर, तो इसको यहाँ पर सरचार्ज लगाना छूट दे दी है। ये भी एक बड़ा कदम सरकार का है। यही नहीं, ड्रग्स और मेडिसिन जो पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज रन करती हैं, इनको भी कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से मुक्ति दे दी है और 37 ऐसी दवाइयां जो लोगों के जीवन को बचा सकती हैं उनको भी पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी माफ कर दी है और 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स, इस पर भी हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया है। इसके लिए मैं मरीजों की ओर से और जनता की ओर से सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं, एक और जहां इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट करने के लिए अलग अलग रूल्स का बदलाव किया गया। अब 6 महीने के लिए नहीं, 1 महीने के लिए एंड यूज ऑफ इंपोर्टेड इनपुट्स, इस रूल्स को बदलाव किया गया है। और जो इनको मंथली स्टेटमेंट देनी पड़ती थी अब इसको क्वार्टरली स्टेटमेंट कर दिया, तिमाही स्टेटमेंट किया है। यही नहीं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जहां एक और इसके लिए अगले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया सूक्ष्म लघु उद्योग वालों को पैसा मिलेगा, एडिशनल क्रेडिट मिलेगा। वहीं पर MSME की जो डेफिनेशन है उसको बदलने का भी, इन्वेस्टमेंट और उसकी टर्नओवर को भी 2.5 गुना और दुगना करने का ऐतिहासिक निर्णय ये मोदी सरकार ने लिया। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, पूर्व की सरकार, अगर आप यूपीए की सरकार को देखेंगे तो उसमें स्कैम, पॉलिसी पैरालिसिस की बात, फोन बैंकिंग की बात और ऐसी ही बातें आती थी कि मित्रों की सरकार उनको कहा जाता था। आज यही नहीं, आज वो शेकी ग्राउंड पर होती थी, आज स्टेबल ग्राउंड कहीं पर दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। हमने जहां एक और बैंकिंग व्यवस्था को सुधारा है,
लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि हमारे जो विपक्ष के एक नेता हैं, हमारे पीएससी कमेटी में आप भी हैं, आज जब निशिकांत दुबे जी कह रहे थे तो उन्होंने कहा रेवेन्यू फोरगॉन की बात निशिकांत दुबे जी कर रहे थे, लेकिन पीएससी कमेटी के चेयरमैन अगर रेवेन्यू फोरगॉन और राइट ऑफ में अंतर नहीं समझते तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है साहब। विपक्ष कहां पर है, किस हालत में है, समझता भी है कि नहीं समझता है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। रेवेन्यू फोरगॉन क्या है साहब? जो एक टैक्स सरकार को आना है, जो पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू आना है, वो सरकार की किसी नीति जहां पे आप टैक्स एग्जम्पशन देते हो, डिडक्शन देते हो, इंसेंटिव देते हो, जिसके कारण आपका चला जाता हो टैक्स, वो रेवेन्यू फोरगॉन है। लेकिन जहां पर आप राइट ऑफ की बात करते हैं तो बैंक जहां पे अपनी राइट ऑफ बड़ा विस्तार में, निर्मला जी की स्टेटमेंट है वो मैं बताता हूं कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि पैसा छोड़ दिया है। बैंक उनको लेने के लिए चाहे कहीं पर भी जाए, चाहे उनको कोर्ट जाना पड़े, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाना पड़े, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट के अंतर्गत फाइल करना पड़े, ऐसा सारी तरह उसमें प्रावधान है, उसमें करना है। लेकिन ये इस तरह का जो देखने को मिला, इसमें अपने आप में विपक्ष पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। सर यहां पर एक बात कही गई, कब्र से खोदने की बातें की गई, कहा कि कब्रें क्यों खोदते हो, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो। मैं भी ये कहना चाहता हूं, दुनिया कहां की कहां पहुंच गई। ये लोग अभी भी 17वीं शताब्दी में मुगलियाई सोच के साथ ही चल रहे हैं। इनके आइडियल तो राणा सांगा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप होने चाहिए थे, लेकिन बाबा और औरंगजेब को याद करने में ये लोग लगे हैं। मैं तो इसमें एक बात कहूंगा, जो दरिंदा खा गया अपना पूरा परिवार, फक्र से आज शरियाए दीवानों को मोहब्बत है उसकी कब्र से। और जिसने जाजिया टैक्स लगाने का काम किया था, जिसने जाजिया टैक्स लगाने का काम किया था, आज उसको ये लोग याद करते हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंदुओं पर टैक्स लगाने का काम किया था, आज उसकी कब्र को याद करने का काम ये करते हैं। आप फाइनेंस बिल पे, और यही नहीं, इसके अलावा याद करिए इंदिरा गांधी जी का समय 93.5%, आप 93.5% टैक्स लगाने का काम, आप फाइनेंस पे 93.5% टैक्स लगाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने 12 लाख तक जीरो टैक्स किया है, कोई टैक्स नहीं लगाया, टैक्स माफ करने का काम किया। और जहां तक जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी हमने बना दिया है, संजय मिश्रा जी उसके चेयरमैन हैं। यही नहीं सर, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, अगर आप राणा सांगा की बात कही गई, ये विपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वज, हमारे नायक भारत के गौरव हैं, ये इनको अपमानित करने का बार बार प्रयास करते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की इनकी आदत बन गई है। सर मैं पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के लिए स्वाभिमान को कितनी छोड़ दोगे, कितना नीचे गिर जाओगे। मैं कहूंगा वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं, कभी दिलों में, कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था शूरवीर राणा सांगा में, भर भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे, मुगलिया सोच की औलादो, जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। सर यही नहीं, अगर मैं बात करूं, आज मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की कॉपी को लेकर जाते हैं। अरे संविधान को पहले तार-तार करने का काम आपने इमरजेंसी के समय किया था, आज मुसलमान को आरक्षण देने की बात करते हो। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुसलमानों के ठेकेदार बनने का काम करते हो। सबके हक की बजाय मुस्लिम परस्ती में मशगूल कांग्रेस, क्या आप मुस्लिम लीग बनाने की बात करते हो। अरे गांधी जी, महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी के देश में आप जिन्ना का मुल्क बनाने की सोच मत रखो। हम जिन्ना का मुल्क कभी नहीं बनने देंगे, कभी नहीं बनने देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, ये बात करते थे जॉब क्रिएशन की। आप फाइनेंस बिल्कुल। माननीय सभापति जी, ये जॉब क्रिएशन की बात करते थे।
मैं कहना चाहता हूं, हमने पिछले साल ही 4.6 करोड़ नई जॉब्स, नया रोजगार अगर हुआ है तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे प्रयासों कर। स्टार्टअप्स भी 1,60,000 तक हो गए। यही नहीं, कोविड के बाद भी उससे लड़ने, उससे निकालकर हमने मॉनिटोरियम पीरियड भी दिया। 4 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से देश के काम करने वाले व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमारी सरकार ने दिया था। आपके समय 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। देश की जनता का पैसा लगा, बैंक डूब जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 12 के 12 बैंक आज मुनाफे में, मजबूत स्थिति में है। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लगातार प्रयास किया। 709 बिलियन डॉलर आज एफडीआई हमारे देश में आई है। जहां तक आप किसानों की बात करते हो, 3,60,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने किसानों को देने का काम किया है। हमने किसानों को बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से, जहां 2013-14 में 7,30,000 करोड़ मिला था, आज उससे बढ़ाकर 25,48,000 करोड़ रुपया किसानों को देने का काम मोदी सरकार ने किया है। यही नहीं, सबका साथ सबका विकास क्या होता है। 2014 में 8 एम्स थे, आज 24 एम्स है। 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। दुगने से ज्यादा मेडिकल की सीटें हो गई। अगले 5 साल में 75,000 एमबीबीएस की सीटें और जोड़ दी जाएंगी। हम करने जा रहे 10,000 एमबीबीएस की सीटें इस साल करेंगे। यही नहीं, 708 यूनिवर्सिटी थी, आज 1150 यूनिवर्सिटीज हो गई। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1,60,000 किलोमीटर हो गए। 74 एयरपोर्ट थे, आज 160। समाप्त करें मेरे सर 5 मिनट और बचे सर मेरे अभी। नहीं। सर मेरा 5:34 तक समय सर मेरा। आप नहीं सर, यही नहीं सर, ट्रिपल आईटी सर 9 से बढ़कर 25 हो गए। और सर हमने इसमें भी प्रावधान किया है कि अब आईआईटी में 5 आईटी में 6500 सीटों को और बढ़ाने का काम हम इसी साल इसी बजट में करने का प्रावधान कर रहे हैं सर। यही नहीं सर, हमने जो जन औषधि केंद्र है, आपके समय मात्र 80 जन औषधि केंद्र थे, आज 15,000 जन औषधि केंद्र हो गए। और पीएम जन आरोग्य योजना के माध्यम से भी आज करोड़ों रुपए बचाने का काम आम जनमानस का हुआ है। सस्ती दवाई देने का काम भी, मुफ्त इलाज करवाने का काम भी आज आयुष्मान भारत के अंदर हुआ तो नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण हुआ है। यही नहीं सर, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हमने निर्भरता, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो या फार्मास्यूटिकल की बात हो। सर आप इसमें देखिए, आज से 7 साल पहले देश में मोबाइल फोन बाहर से आता था, लेकिन पीएलआई स्कीम आने के बाद आज 1500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट नहीं, 1.5 लाख करोड़ रुपया निर्यात हमने मोबाइल फोन का किया है। और अब तो सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ पे बननी शुरू हो जाएंगी। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर आने वाले समय में सेमीकंडक्टर और चिप्स भारत की नहीं होगी, मेक इन इंडिया का बना हुआ जाएगा। यही नहीं सर, असम में भी दिलीप भाई ने यहाँ पे बैठे हैं, साइकिया जी, इन्होंने कहा। यही नहीं सर, भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण आपकी सरकारों के समय अर्थव्यवस्था जरा नीचे जा रही थी, लेकिन आज हम पारदर्शिता भी लाए, जवाबदेही भी लेकर आए हैं। विकास पारदर्शिता के कारण हम दिखवा लेंगे समावेशी विकास की ओर हम देश को आगे लेके जा रहे हैं। सर यही नहीं, मैं आपसे 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। अब समाप्त करें। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कह सकते हैं, भारत भविष्य का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि भविष्य भारत का इंतजार कर रहा होगा। सर मैं ये कहूंगा, आज हम सब लोग सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, इस वित्त विधेयक को पूरे विश्वास, पूरी प्रतिबद्धता और पूरे विश्वास के साथ, धन्यवाद, विकसित भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, संपन्न भारत बनाने की ओर आगे लेकर जाएं। हम सब इकट्ठे मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं। ऐसा ही मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। इस ऐतिहासिक फाइनेंस बिल के लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और नरेंद्र मोदी जी से इतना ही कहूंगा कि हमें आपके नेतृत्व में पूरा विश्वास है और आपके नेतृत्व में ये देश लगातार आगे बढ़ता जाएगा। हम सब मिलकर 2047 से पहले विकसित भारत बनाएंगे। वी विल नॉट सिट टिल वी मेक इंडिया विकसित। धन्यवाद सर, जय हिंद।